नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट, बोथ मीडियम, दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए आप जब चैनल खोलेंगे तो पोस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको डेली वेज पोस्ट कर दी जाएगी कि आपसे ये चैनल ये सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। और अलग अलग प्लेलिस्ट की आपको इतना ज़्यादा ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही होता था कि सर ये कहाँ पे मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा। तो सुबह सुबह बिल्कुल पहली पोस्ट वही आएगी कि हमारे चैनल पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। तो चलिए, आज का जो अध्याय है आपका उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो ये लाइन बाय लाइन हमने क्यों स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया है कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, या फिर कुछ टीचर जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, या फिर जो एनसीईआरटी की बुक से ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं आया है, तो बच्चों को किस प्रकार से समझा सके। तो इसी कारण हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो अध्यापक गण हैं वो बिल्कुल आराम से बच्चों को अध्याय पढ़ा सकें। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, तो आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इसने कहा उचित आहार। उचित आहार मतलब बढ़िया खाना, कि कितना ठीक खाना, और जो स्वस्थ शरीर का आधार होता है, नींव होती है, क्योंकि जो बढ़िया खाना खाएंगे ना हम, तभी हमारा शरीर भी बढ़िया रहेगा। ये बात बताई गई है। कौन निरोगी है, ये श्लोक दिया गया है एक सुभाषित नामक ग्रंथ से। कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूछा गया निरोगी मतलब स्वस्थ कौन है, यही है इसका मतलब। निरोगी का मतलब जिसमें कोई रोग न, मतलब वो स्वस्थ है, जो फिट है। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। इसने कहा कि जो व्यक्ति 3 बताए इसने भी। एक तो समय के अनुसार, समय के अनुसार मतलब आपको सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना, दोपहर को आपको क्या खाना है, इसके अनुसार खाना लेगा, मतलब खाना खाएगा। दूसरा स्थान के अनुसार, कि आप कौन सी जगह पे हैं, किस वातावरण में है, ठंडे स्थान पे हैं, गर्म स्थान पे हैं, या फिर बारिश वाले टाइम पे आपको क्या खाना है। तो वो अनुकूल पौष्टिक, पौष्टिक मतलब कि उसमें जो आपके पौष्टिक तत्व होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, वो चीज़ें उसमें है या नहीं, मिनरल्स है, खनिज लवण उसमें है या नहीं, उसके अनुसार खाने वाला। और उचित मात्रा में, कि कितना खाना है भी, आपको जो चीज़ें हैं वो प्रोटीन कितनी मात्रा में चाहिए, प्रोटीन रिच फूड है वो आपको कितनी मात्रा में चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आपको देख के खाएंगे तो आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होंगी। तो हम कहीं ना कहीं खाने में इन चीज़ों की कमी छोड़ देते हैं। सिर्फ अच्छा खाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, कि आपने अच्छा तो खा लिया, लेकिन उसका समय का ध्यान नहीं रखा कि किस समय वो खाना खाना है। ठीक है, तो स्थान का आपने ध्यान नहीं रखा। ठीक है, मात्रा का आपने ध्यान, घी है आपका बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में अगर आप ज़्यादा घी खाएंगे ना, तो आप बीमार हो जाएंगे। तो यही कहा, ये चारों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? अब अध्याय स्टार्ट करें हम। कि इस प्रकार बच्चों का आप इंटरेस्ट बना के चलेंगे ना, तो आप बच्चों का भी इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा और आपका भी पढ़ाने में अच्छा मन करेगा। तो चलिए, मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। इसने कहा मेदू और मिष्टी 2 विद्यार्थी हैं। जो आपका स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है ना, उस पर क्या होता है कि सुविचार लिखा होता है, आज का विचार, तो उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ था अनेन जातानी जीवंती। ठीक है, ये लिखा हुआ था। अब इसमें पढ़कर उनमें उत्सुकता होती कि इसका क्या मतलब है भी। तो मिष्टी मेदू को बताती कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है। ठीक है, सूक्ति क्या होती है, जिसमें कम शब्दों में बहुत गहरा विचार छिपा होता है, उसको हम सूक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 ही तो शब्द हैं, अनेन जातानी जीवंती। तो इसका मतलब है कि क्या बताती, इसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। अनेन मतलब आहार, जातानी जीवित प्राणी मतलब जीवन देता है जीवित प्राणियों को। ये चीज़ें क्लियर हुई आपकी। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। ये 3 शब्द है, इनका अर्थ समझते हैं कि किस प्रकार जो भोजन है, आहार है आपका, जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए अध्याय स्टार्ट करते हैं। हम क्या खाते हैं, तो खाने का विचार सुनते ही आपके मन में आया होगा कि रोटी, सब्जी, दाल, दलिया, चावल, ये सारी चीज़ें आपके मन में आ गई होंगी।
छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और हम बिल्कुल बेसिक, जैसे हम दोस्त हैं सब, ऐसे मिलके पढ़ेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आती रहें। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। घटक मतलब हिस्सा है। हमारे दैनिक जीवन का मतलब प्रतिदिन हम जो जीवन जीते हैं उसका दैनिक एक हिस्सा है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। कि आप जो प्रतिदिन खाते हैं ना, अपनी कॉपी में ये बना लीजिए, या साइंस की बुक में तो आपके ऑलरेडी हैं। तो आपको देखिए कि सोमवार को आपने क्या खाया, मंगलवार को क्या खाया, वो लिस्ट बना लीजिए। यहाँ लिख लीजिए सुबह, दोपहर और शाम को आपने क्या खाया। ये लिस्ट एक बार आप बनाइए। और जब हम पढ़ेंगे कि हमें किस प्रकार का खाना खाना है, तो आप इससे मैच कीजिए क्या आपने सही प्रकार से खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। एक गर्मी के चार्ट की बना लीजिए, एक सर्दी में बना लीजिए, एक बारिश के मौसम में आप क्या खा रहे हैं। इस पाठ में हमें खाने के बारे में सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। ये चीज़ें क्लियर हुई आपकी। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर हमने आधार के संबंधों को, आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? जब आपने तालिका बना ली तो क्या आपको कोई विशेष बात दिखाई दी? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? क्या कहता है कि क्या आप एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या फिर आपकी जो पसंद है वो हर रोज़ बदलती रहती है? अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। जो आपने अपनी लिस्ट बनाई है खाने की, वो अपने दोस्त के साथ मैच करके देखिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता और अंतर ढूंढें कि दोनों में अंतर क्या है, कि उसने क्या अलग खाया और आपने क्या अलग खाया, और क्या चीज़ दोनों में समान थी। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं, उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। मतलब नोटबुक में लिख लें कि मैं ये अंतर है और ये समानता है। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा, आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। कि आपने और आपके जो मित्रों ने जो खाना खाया है उसमें विभिन्नता, मतलब आपने अलग खाना खाया और उसने अलग अलग प्रकार का भोजन खाया है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? तो हाँ, बिल्कुल। ये पूछता है कि क्या राज्यों में ऐसी, जैसे आपके और आपके दोस्त का खाना अलग था ना, कि किसी ने भिंडी खाई होगी, किसी ने अरबी खाई होगी, किसी ने गवार की फली खाई होगी, किसी ने बाजरे की रोटी खाई होगी, किसी ने चावल खाए होंगे। तो इस प्रकार क्या अलग अलग राज्यों में भी ऐसी विविधता पाई जाती है? कि जी हाँ श्रीमान जी, बिल्कुल अलग अलग सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। कुछ उसमें समानताएं भी हैं और कुछ विभिन्नताएं भी हैं, जो हम इस अध्याय के माध्यम से समझेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के आधार। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। कि राज्य के जो विभिन्न राज्य है ना भारत के, उनके उसमें कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती पारंपरिक तौर पे, मतलब वहाँ की मुख्य फसल क्या है। जैसे आप हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में गेहूँ और धान, ठीक है, खाने में आपके गेहूं का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब में वहाँ धान, गेहूं और रोटी, वहाँ मक्के की रोटी और जो सरसों का साग वहाँ का पारंपरिक है। लस्सी है। बिहार में आप जाओगे चावल आपको मिलेंगे। और अगर आप ठंड वाले जम्मू कश्मीर या दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ मांस खाने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप हैं। तो इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप पता लगा लीजिए कौन से राज्य में क्या मुख्य भोजन और कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, अपने मित्रों से, परिवारजनों से और पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें, उसे तालिका 3.2 में भरे। कुछ उदाहरण अग्रलिखित है, जैसे हम बताते हैं भी। पंजाब में मैंने आपको बताया था कि ये मक्का, गेहूँ, चना, दालें और खाने वाले मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब वहाँ पे खाई जाती है पंजाब में। और पीने में लस्सी, छाछ, दूध और चाय वहाँ पर पी जाती है। कर्नाटक में आपको दे दिया गया, मणिपुर में आपको दे दिया गया। इस प्रकार आप अन्य राज्य भी लिख सकते हैं। आपको एक डेमो दे दिया गया कि आपको इस प्रकार से लिखना है। ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम अपने राज्य के बारे में ज़रूर लिखें और कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपका फेवरेट भोजन कौन सा है। कभी हमारी मुलाकात होगी तो हम वो खाना ज़रूर खाएंगे। क्लियर हुई बात? क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों?
तो हमने जो खाए जाने वाला आहार देखा ना अलग अलग राज्यों में, तो हमें अलग अलग मिला। यहाँ देखिए पंजाब में मक्का गेहूँ चना दाल, यहाँ चावल रागी उड़द नारियल है कर्नाटक में, और मणिपुर में चावल बांस और सोयाबीन खाया जाता मुख्य रूप से। तो ऐसा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऐसा क्यों है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? बिल्कुल, ऐसे कुछ खाने वाले आहार हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं। उनका कोमल सा अगर एग्जाम्पल दूँ तो एक तो चावल और एक गेहूँ, जो कई राज्यों में खाया जाता है। उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वही कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। कुछ ऐसा मिलेगा जो सिर्फ एक ही राज्य में खाया जाता है, और कुछ ऐसा मिलेगा जो बहुत सारे राज्यों में खाया जाता है। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया हो किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाए जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित। तो उसने कहा कि जो लोगों का पारंपरिक मतलब जहां आमतौर पर सामान्य सब लोग खाते हैं वहाँ का पारंपरिक भोजन होता है और लंबे समय से खाते आ रहे हैं, उसका और फसल का क्या है कि जो फसल वहाँ पे उगाई जाती है ना, तो उसी फसल का वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर उगाई जा रही है उसी फसल का जो पारंपरिक भोजन होगा। ठीक है, जैसे आपका बिहार है वहाँ पे चावल ज़्यादा होगा, पारंपरिक भोजन चावल है। जैसे आपने गए यहाँ पे हरियाणा में गेहूँ, उत्तर प्रदेश में ये गेहूँ उगाए जाते हैं, तो यहाँ गेहूँ का ज़्यादा पारंपरिक भोजन आपका गेहूँ मिलेगा भी। अब ये अलग अलग फसल क्यों होती है? दो चीज़ होगी कि खाना अलग क्यों, क्योंकि वहाँ फसलें अलग होती हैं। फसल अलग क्यों हैं? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार की मिट्टी और जलवायु होती है। वहाँ मिट्टी अलग अलग है और जलवायु अलग अलग है। अलग अलग प्रकार की जलवायु और मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसलें होंगी। ये नहीं हो सकता कि आप हर प्रकार की मिट्टी में एक ही प्रकार की फसल उगा दें और वो फसल आपकी तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जैसी मिट्टी और आपकी जलवायु होगी वैसे ही फसल आपको उगानी पड़ेगी। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ें क्लियर हुई आपकी? कोई डाउट यहाँ तक आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई हो कि सर आपने ये क्या बता दिया? कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है। कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियाँ उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती स्वाद प्राथमिकताओं संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। इसने कहा कि जो आहार प्रवृत्तियाँ ना, खाने की आदत कि किस प्रकार का खाना है, वो अलग कैसे हो सकता है कि एक तो खाद्य फसलों की खेती, यदि खाद्य फसल वहाँ की अलग होगी, फसल अगर बोई ही अलग जाएगी फसल, तो खाना तो अलग बनाया ही जाएगा भी। स्वाद प्राथमिकताएं मतलब कि कहीं किसी स्टेट के राज्य तीखा खाना पसंद करते हैं, किसी प्रकार के मीठा खाना पसंद करते हैं, तो उनके स्वाद के आधार पे भी अलग अलग भोजन आपको मिल सकता है। संस्कृति और परंपराएं भी, कुछ राज्यों में परंपरा और संस्कृति होती है। जैसे आपके बिहार में आप जाएंगे तो वहाँ चावल खाने की एक ये मान लीजिए कि परंपराएं ही उनकी संस्कृति ही है भी। ठीक है, आप वहाँ दक्षिण में जाइए, वहाँ जो आपके मांस वगैरह है खाने की, वहाँ पे परंपराएं ही हैं। तो ये सारी चीज़ें के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई कि भोजन बनाने का तरीका, पहले बिल्कुल जब हम बचपन में थे तो हमारे यहाँ सीधा रोटी सब्जी हम खाते थे, दाल वगैरह बनाए जाते थे। लेकिन आप देखिए, और दाल भी सीधा तड़का लगा, आज देखिए दाल बनाने की तरीके कितने हो गए, एक ही सब्जी को कितने प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ये कहता है कि समय के साथ कैसे परिवर्तित हुई उनकी विधियाँ, कि चावल को आप कितने प्रकार से बना सकते हैं। क्लियर हुई चीज़ें? आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ये कह रहा है कि आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की जो आदतें हैं ना, वो अलग अलग है। कोई किसी प्रकार खाता है, कोई किसी प्रकार खाता है, कोई क्या खाता है, अलग अलग प्रकार की सारी चीज़ें हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती है। हमारे भोजन के विकल्प मतलब कि
अलग अलग प्रकार के भोजन हैं और उनके बनाने की विधियां भी अलग अलग हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियां हैं वो परिवर्तित हो रही है, मतलब हमारा खाने की आदत और भोजन बनाने की जो तरीका है वो बदल रहा है या फिर नहीं बदल रहा, ये चीज़ आपसे यहाँ पूछी गई है। अब आप अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना मतलब कि आप अपने बड़े बुजुर्ग दादा दादी उनसे पूछिए कि वो क्या खाते थे और किस प्रकार बनाते थे। चीज़ है तो ये प्रश्नों की कुछ सूची है कि किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते और क्या नया खाने लगे हैं। अपने दादा दादी से पूछिए बुजुर्ग है कि पहले क्या खाते थे और अब पहले खाना किस, कोई भी आप एक खाना ले लीजिए, ठीक है, पकवान ले लीजिए एक, उनसे पूछिए कि पहले आप किस प्रकार का खाना खाते थे, क्या अब खाते हैं। ठीक है, पहले जो चावल खाते थे, कोई भी चीज़ जो खाते थे, क्या अब भी उसमें ऐसा ही टेस्ट है, क्या वो अब भी इसी प्रकार बनाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार से परिवर्तित हो गई भी, कि खाना बनाने में बदलाव आया या नहीं आया, उनके तरीके में भी। खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए, क्या ऐसा हुआ है कि ये बदलाव हो गया है। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वैध जनों का साक्षात्कार ले, मतलब उनका इंटरव्यू ले, उनसे सवाल जवाब पूछें। अपने अध्यापक से पूछे, अपने कोई बड़ा उससे पूछे, अपना कोई सीनियर स्टूडेंट है उससे बताएं। और आप भी जो अध्यापक गण देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों से इस प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए कहें। ये देखिए पारंपरिक चूल्हा और ये आधुनिक ये गैस का प्रकार बदल गया आज। सिलबट्टा ये होता था भी कि जिस पे हम कोई चीज़ हमें पीसनी होती थी तो सिलबट्टा इसको बोलते थे, लेकिन आज मिक्सी आपकी ग्राइंडर है, 1 मिनट में चूना बना देता है सब कुछ, आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ कि आपने जो उनका इंटरव्यू लिया, मतलब उनसे सवाल जवाब पूछे बुजुर्गों से, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या आपको कोई जानकारी मिली। भोजन पकाने की पद्धतियाँ जिन्हें पाक पद्धतियाँ कहते हैं भी, पाक पाकिस्तान मतलब ले लेना भी, ठीक है, पाक है आपका, पाक पद्धतियाँ मतलब खाना बनाने की विधियाँ समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। जो पहले जिस प्रकार से खाना बनाया जाता था और अब जिस प्रकार से खाना बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। चूल्हे पे लकड़ी से आग जला के उस पर बनाया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए गैस चूल्हे आ गए हैं आपके। पहले समय में पत्थर के जो पीसने का कार्य था ना वो पत्थर से किया जाता था, आपको दिखाया था वो सिलबट्टा। और अब हम प्रयोग किसका करते हैं, मिक्सी का प्रयोग करने लगे हैं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए कि और कोई विधि है क्या। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं। इन परिवर्तनों का मुख्य कारण तकनीकी विकास। ठीक है, ये परिवर्तन क्यों हो गए, क्योंकि तकनीकी विकास हो गया, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो चुके कि अब हमें ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती है, गैस वगैरह, मिक्सी वगैरह। और दूसरा, हम खुद मेहनत कम करना चाहते हैं, इनको मेहनत कम लगती है इस प्रकार की पद्धतियों में। एक तो आप लकड़ी काट के लाएंगे, फिर उसको आग जलाएंगे, धुआं निकलेगा, आप परेशान होंगे। एक आपने गैस ऑन किया और टिक से चालू हो गया गैस, आपका खाना आराम से बन सकता है, न धुएं की टेंशन। आप अंदर भी इसको रख सकते हैं कमरे में, क्लियर हुई। दूसरा, पीसने के लिए कि आपको मसाला पीसना है भी, एक तो आप सिलबट्टे से मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन मिक्सी में आपको तो वायर लगाई, खटका चलाया और बिल्कुल हो गए आपके मसाले तैयार। ये चीज़ें हमने जान ली और मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपको ये अध्याय समझ में आ रहा होगा और थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट भी ज़रूर होगा, क्योंकि साइंस ये शुरुआती स्टेज पे हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ी सी वो लगती है। इसलिए तो मैं आपको 20, 25, 30 मिनट का ही तो लेक्चर करवाता हूँ ताकि आप ज़्यादा इसमें बोर न हों, थोड़ी सी चीज़ें आप जान लें ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। भोजन के घटक क्या हैं भी, घटक मतलब भोजन के भाग क्या हैं भी। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव भी देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। तो मतलब कि उनके जो स्कूल में था पारंपरिक खाद्य महोत्सव था भी, मतलब कि आपको एक प्रदर्शनी लगानी है, उसमें पारंपरिक खाद्य चीज़ें आपको बतानी है भी।
उसका विषय था स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। ये देखिए, ये आपको ये लगा हुआ था अभी इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे एक स्टॉल थी, उसमें राजस्थानी आहार था, यहाँ गुजराती आहार है, यहाँ असम के लोगों का खाना पीना था। इसी प्रकार अन्य स्टेट के बच्चों ने अन्य स्टेट का खाना भी बनाया था। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। स्टॉल मतलब दुकानें, कि जैसे आपको ये क्या थी आपकी, ये है ना, ये इनको स्टॉल बोलते हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताते हैं कि स्वास्थ्य परम धन है। जो पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर है, मतलब पोषण संबंधित है जो डॉक्टर है, वो विद्यार्थियों को बताती है कि सबसे जो बड़ा धन है, सबसे जो धन है तो वो क्या होता है, आपका स्वास्थ्य ही होता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप क्या है, सबसे बड़ा धन यही, सबसे बड़ी पूंजी हमारी यही है, स्वस्थ। अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो कोई चीज़ किसी काम की नहीं है। यदि कोई आदमी बीमार है, आप उससे पूछिए खाने की चीज़ें देगी, रुपए पैसे दीजिए, वो कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ठीक कर दो। आइए हम डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाए रहे हैं? क्या आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? उसने कहा कि इस कथन समझते हैं जो डॉक्टर पोषिता ने कहा ना कि स्वास्थ्य ही हमारा परम धन है, तो इसके हम इस वाक्य को समझते हैं। इस कथन का अभिप्राय है, क्या अभी बिना खाना खाए रहे हैं कभी आप? जब आप खाना नहीं खाते तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान महसूस करते, मतलब हमें ऐसा लगता है कि बस, मतलब शरीर टूटने लगता है, थकान आपकी हो जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का अनुभव नहीं करते। कम ऊर्जावान मतलब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ठीक ठाक हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? जो आपका मैराथन धावक, मैराथन क्या होती है, लंबी दौड़ होती है, रेस होती है, ठीक है, तो वो कहता है कि वो रेस के दौरान भी ग्लूकोज पीता है और ख़त्म होने के बाद भी, रेस ख़त्म होने के बाद भी वो ग्लूकोज पीता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो लगातार दौड़ता है ना तो शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, शरीर उसकी ऊर्जा का यूज कर लेता है, तो ग्लूकोज क्या कहता है कि आपको जल्दी से ऊर्जा देता, ताकि उसके शरीर में ऊर्जा की कमी न रहे। ये देखिए आलू गन्ना केला, ये अलग अलग प्रकार के आपको दे रखे हैं। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। अब आपका साइंस का विषय स्टार्ट हो चुका है। अब तक हम जनरल बातें कर रहे थे, लेकिन अब हम काम की बातें करेंगे। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। मतलब कि अब सोचें ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्या है कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये तो सिर्फ वस्तुएं हैं, गन्ना केला अनानास आम, ये क्या वस्तुएं हैं? इनसे हमें जो भोजन के घटक मिलते हैं उनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और जो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आप समझ लेना कि ये प्राथमिक स्रोतों में है। तो यदि आपको थकावट हो रही है तो आप इस प्रकार के फल खाएं, आपको तुरंत क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आपको बता दिए गए। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? जो आपकी चीनी है, शुगर, वो भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हमें लड्डू खाना क्यों पसंद है? अब सर्दियों में ना लड्डू खाते हैं हम, सर्दियों में क्या खाते हैं? लड्डू खाते हैं। अब आपको सॉरी, एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको क्या पता लगा कि कार्बोहाइड्रेट पारंपरिक नहीं, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो इससे हमें जल्दी से ऊर्जा मिल जाती है। जो और क्या बताया था आपको, एक मिनट, और जो ग्लूकोज है ना वो भी क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लड्डू क्यों पसंद करते हैं हम सर्दियों में? लड्डू की मुख्य सामग्री किससे बनता है? आटा, घी, गुड़, चीनी, गोंद, अनेक प्रकार के मेवे। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है जिसे वसा कहते हैं। क्योंकि इसमें जो मेन है ना, जो घी और ये चीज़ें पड़ती है सारे लड्डुओं में,
शायद आपने गूंद के लड्डू खाए होंगे भी, सर्दियों में बड़े अच्छे लगते, गर्मियों में नहीं लगते। तो ये जो घी और विभिन्न प्रकार के तेल है ना, इन सबको हम अलग से एक घटक बना दिया, इनका एक ग्रुप बना दिया, और इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा कहते हैं। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं, जैसे मूंगफली, अखरोट, बादाम जैसे मेवे, कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज कुछ से अच्छे स्रोत हैं वसा के। मतलब वो चीज़ें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। और पशु आधारित मतलब जैसे घी आपका आ गया अभी। हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या है? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ इस बच्चे ने बताई। तो आपको वसा के बारे में समझ में आ गया कि वसा के स्रोत कौन से हैं। ठीक है, जो आपके जिनसे तेल प्राप्त होता है ना, तेल और जो ये आपकी चिकनी चीज़ें हैं, ये सब किस में आती हैं? वसा में आती हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा में विभिन्न गतिविधियों करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते, इसी कारण से ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया जाता है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, कि हमारे शरीर में जो वसा होती है ना, वो ऊर्जा को संग्रहित करती है और उसको स्टोर करके रख लेती है, जिसके कारण हमारा मोटापा बढ़ता है। ये चीज़ आई समझ में? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले जो पार्ट होगा उसमें हम जानेंगे वसा के बारे में और अन्य भोजक घटकों के बारे में, कि आपको किस टाइम किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंग्लिश मीडियम में भी आपके लिए अवेलेबल है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।